सीरीज रेजोनेंस में बैंडविड्थ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और बैंडविड्थ का फॉर्मूला f2 - f1 होता है, एक ये फॉर्मूला है। और इसके अलावा रेजोनेंस कर्व में दो कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज़ के बारे में डिस्कशन किया था हमने। एक थी f1 जिसको कहते हैं लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और दूसरी f2 दैट इज़ अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो इन दोनों का ये फॉर्मूला है। इसी तरह से ये एक फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट बैंडविड्थ का एक और फॉर्मूला है जो कि इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है R/2πL। दैट मीन्स अगर आपको R पता है सर्किट में और L पता है तो आप बैंडविड्थ निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल में काम आएंगे। इसके अलावा अब जो टॉपिक हमें पढ़ना है रेजोनेंस में वो है क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, यहाँ तक तो बैंडविड्थ की बात होगी। बैंडविड्थ को कैसे डिफाइन करना है ये भी लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था हमने। रिवीजन के लिए अगर याद हो आप लोगों को तो इस तरह से ये डायग्राम बनाया था। रेजोनेंस कर्व कहते हैं इसको, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो कर्व प्लॉट होता है उसे रेजोनेंस कर्व कहते हैं। इसमें दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। ये है लोअर कट ऑफ पॉइंट, ये है अपर कट ऑफ पॉइंट। करंट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। तो बैंडविड्थ का मतलब होता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस पे करंट मैक्सिमम करंट का 70.7% होती है, और वो पॉइंट है कि ये I1 और एक दूसरा ये I2। तो f2 - f1 को बैंडविड्थ कहते हैं। जस्ट मिनट, कोई स्टूडेंट है वेट कर रहा है अभी भी, है बिना नाम के ही एंट्री मार रहा है सर। चलिए कोई बात नहीं। तो ये डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, जो लास्ट क्लास हुई थी बैंडविड्थ के बारे में। और ये बैंडविड्थ के फॉर्मूले हो गए, एक ये फॉर्मूला, दूसरा ये फॉर्मूला। और उसके अलावा कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करने के लिए पूछे जाएंगे तो आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन क्योंकि अब आपका एग्जामिनेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है तो हम इसका डेरिवेशन नहीं करा रहे। इसके डेरिवेशन में टाइम लेने से अच्छा ये है कि हम लोग अगला टॉपिक करें, जल्दी से जल्दी टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है रेजोनेंस में वो है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर in case of series resonance। आप लोगों को बोर्ड विजिबल है ना, और आवाज़ मिल रही है प्रॉपर? यस सर। देखिए, क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करने का तरीका ये है, इट इज़ डिफाइंड एज वोल्टेज मैग्निफिकेशन reduced across इंडक्टर और कैपेसिटर एट रेजोनेंस। तो इस तरह से क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन किया जाता है इन केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस। आप लोगों को याद दिलाने के लिए मैं बता दूं कि इससे पहले भी आप एक बार क्वालिटी फैक्टर पढ़ चुके हैं, और वो आपने पढ़ा है सीरीज आरएल सर्किट में, क्वालिटी फैक्टर ऑफ कॉइल।
सिमिलर क्वालिटी फैक्टर यहाँ पर भी है, लेकिन रेजोनेंस के केस में एक्सप्रेशन में थोड़ा सा फर्क आता है। तो उसको डिफाइन करने का तरीका यही है कि दैट इट इज़ डिफाइंड एज वोल्टेज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर एट रेजोनेंस। ठीक है, तो सीरीज आरएलसी सर्किट में वोल्टेज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है क्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर रेजोनेंस के केस में। इसी फिनोमिना को कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। अब वोल्टेज मैग्निफिकेशन होता क्या है, तो सबसे पहले इंडक्टर को कंसिडर करते हैं। तो वोल्टेज मैग्निफिकेशन क्रॉस इंडक्टर। तो जैसा हमने कहा कि वोल्टेज मैग्निफिकेशन जो इंडक्टर के क्रॉस प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर को शॉर्ट में क्यू फैक्टर भी लिखते हैं। तो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट रेजोनेंस अपॉन voltage of the circuit at resonance। ये जो Q फैक्टर है इसको कहते हैं वोल्टेज मैग्निफिकेशन रेजोनेंस के केस में, सीरीज रेजोनेंस के केस में। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट रेजोनेंस, इसको हम डिनोट कर देते हैं वी एल नॉट से, अपॉन वोल्टेज ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस वी नॉट से। इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज होगा मैक्सिमम करंट इनटू एक्सएल नॉट अपॉन सर्किट का वोल्टेज आई एम इंटू आर। आई एम इंटू आर क्यों हुआ, क्योंकि सीरीज रेजोनेंस के केस में सर्किट का इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आई एम इंटू जेड की जगह पर आई एम इंटू आर लिखा हुआ है। आई एम क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एट रेजोनेंस सर्किट की करंट मैक्सिमम हो जाती है, इसलिए सर्किट का वोल्टेज आई इंटू जेड की प्लेस पे लिखा है आई एम इंटू आर। अब यहाँ पर आई एम से आई एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्सएल नॉट अपॉन आर, और एक्सएल नॉट को आप लिख सकते हैं ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, और ओमेगा नॉट को आप लिख सकते हैं 2 पाई एफ नॉट एल अपॉन आर। ठीक है, ये हो गया क्यू फैक्टर इन केस ऑफ इंडक्टर। इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। ठीक है, सिमिलरली अब कैपेसिटर के केस को कंसीडर कीजिए। वोल्टेज मैग्निफिकेशन across capacitor, that is Q factor is equal to voltage across capacitor at resonance upon voltage of the
circuit at resonance. So voltage across capacitor at resonance, that means इसको VC नॉट से डिनोट कर दिया अपॉन voltage of the circuit, that is V naught. VC naught means I m into XC naught अपॉन I m into R. I m से I m कैंसिल हो गया, XC की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा C, दैट मीन्स ओमेगा नॉट C into R. Q factor. Equation 2. Now multiply equation 1 and 2, we get, देखिए इक्वेशन 2 लिखी हुई है यहाँ पर और इक्वेशन 1 ये लिखी हुई है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में Q फैक्टर यानी क्वालिटी फैक्टर का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 पाई f नॉट L अपॉन R इन 2। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं ना 1 अपॉन 2 पाई f नॉट C R, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई f नॉट C R। तो 2 पाई एफ नॉट से 2 पाई एफ नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वेयर इंटू एल अपॉन सी। दोनों साइड आप रूट लेंगे तो Q फैक्टर इज इक्वल टू आएगा 1 बाई आर अंडर रूट एल बाई सी। ये हो गया Q फैक्टर का डेरिवेशन और एक्सप्रेशन। दिस इज इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से और डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एग्जामिनेशन में आया हुआ है Q फैक्टर का डेरिवेशन, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता रहता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है डेरिवेशन में तो पूछ सकता है। Anyone having any doubt in the derivation, they can ask. अनुराग पाठक, यस सर। समझ आया डेरिवेशन? यस। तो सीरीज रेजोनेंस में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो जो टॉपिक्स आपको सीरीज रेजोनेंस में देखने हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है बैंडविड्थ, कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। एंड आफ्टर दैट Q फैक्टर। अब इसमें बैंडविड्थ का फॉर्मूला याद रखिए, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू R अपॉन 2
पाई एल एफ नॉट, या इसको एफ आर से भी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, तो इसका फॉर्मूला 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC, एंड आफ्टर दैट F1 का फॉर्मूला एफ नॉट यानी कि एफ आर माइनस आर अपॉन 4 पाई एल, और एफ नॉट माइनस बैंडविड्थ अपॉन 2। सिमिलरली F2 इज इक्वल टू एफ नॉट यानी कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी प्लस आर अपॉन 4 पाई एल, और एफ नॉट प्लस bandwidth by 2 and Q factor is equal to 1 by R under root L by C। अब क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो आपको फॉर्मूले ध्यान रखने बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज़ करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा में भी आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा कि अब ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला बड़ा ज़रूरी हो गया है, तो सारे फॉर्मूले आपको सीरीज रेजोनेंस के केस में इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी बैंडविड्थ के केस में, वो रेजोनेंस कर्व में इसका ध्यान रखिएगा दैट करंट 70.7% होती है रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज जहाँ से बैंडविड्थ डिफाइन हो रही है। तो ये मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्यू फैक्टर के डेरिवेशन में अगर आप लोगों का ध्यान गया होगा तो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल बाई आर आया था। ओमेगा नॉट मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसी तरह से 2 पाई एफ नॉट एल बाई आर। दैट मीन्स अगर आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता है, एल पता है, आर पता है, तो भी क्यू फैक्टर आप निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रेजोनेंस के केस में। ठीक है। और ये वाला जो फॉर्मूला है जो अभी मैंने लिखा, ये सिमिलर है सीरीज आरएल सर्किट के केस में 2 पाई एफ एल अपॉन आर से। वहाँ पर भी क्वालिटी फैक्टर आपने पढ़ा था, बस यहाँ पर देखिए एफ नॉट है और यहाँ पर एफ। तो जब नॉर्मल आरएल सर्किट है या कॉइल का क्वालिटी फैक्टर है तो वो 2 पाई एफ एल बाई आर होगा, लेकिन रेजोनेंस के केस में 2 पाई एफ नॉट एल बाई आर होगा। यही डिफरेंस है दोनों के केसेस में, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई सीरीज रेजोनेंस में। अब अदर दैन जब भी रेजोनेंस की बात होगी सीरीज रेजोनेंस, तो उसको हम क्या देते हैं, पैरेलल रेजोनेंस। अब जो टॉपिक आपको देखना है वो है पैरेलल रेजोनेंस। और पैरेलल रेजोनेंस का मतलब ये हुआ कि पैरेलल आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस के फिनोमेना को ऑब्जर्व करना। अब पैरेलल एसी सर्किट कई तरीके से बन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम पैरेलल सर्किट ये भी कंसीडर कर सकते हैं जिसमें इस तरह से 3 पैरेलल ब्रांच हो, जिसमें भी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। हम इस तरह से भी सर्किट को कंसीडर कर सकते हैं जिसमें
इस तरह से एक कॉइल है और उसके पैरेलल में एक आरसी ब्रांच कनेक्टेड है। ये भी पैरेलल सर्किट है, ये भी पैरेलल सर्किट है। मतलब वैरायटी ऑफ पैरेलल सर्किट कंसीडर कर सकते हैं रेजोनेंस के फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए, अदर देन सीरीज एसी सर्किट। तो यहाँ पर सर्किट की कोई फाउंडेशन नहीं है पैरेलल सर्किट में, और हर सर्किट में कंडीशन ऑफ रेजोनेंस जो होगा वो डिफरेंट होगा। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ध्यान से बात समझिएगा। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस हर पैरेलल एसी सर्किट के लिए डिफरेंट होगी, लेकिन डेफिनीशन जो रेजोनेंस की है वो सारे सर्किट के लिए, चाहे वो सीरीज सर्किट हो चाहे पैरेलल किसी भी तरह की सर्किट हो, सबके लिए सेम होगा। और वो कंडीशन क्या है रेजोनेंस की, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो मैंने आपको बताया था कि जब सर्किट का टोटल इम्पीडेंस यानी इक्विवेलेंट इम्पीडेंस प्योरली रेजिस्टिव हो जाए, या जो सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है वो ज़ीरो हो जाए। इसी से मिलती हुई तीसरी बात क्या है कि जो सर्किट का अप्लाइड वोल्टेज और करंट है वो सेम फेज में आ जाए। ठीक, और क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्पीडेंस पढ़ चुके हैं, तो इम्पीडेंस में दो पार्ट होगा, एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, अब अगर सर्किट का इम्पीडेंस प्योरली रेजिस्टिव हो जाना चाहिए रेजोनेंस के केस में, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि इम्पीडेंस का, कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस का जो इमेजिनरी पार्ट है, अगर वो ज़ीरो के बराबर हो जाए तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा। क्योंकि रियल पार्ट किसको दिखाता है, रेजिस्टिव पार्ट को शो करता है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर हम रेजोनेंस की डेफिनेशन को समझें इम्पीडेंस के कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो अगर सर्किट का इम्पीडेंस है उसके इमेजिनरी पार्ट को हम मान लें कि अगर वो ज़ीरो हो जा रहा है, तो जिस कंडीशन में इमेजिनरी पार्ट इम्पीडेंस का ज़ीरो होगा वो रेजोनेंस की कंडीशन होगी उस पर्टिकुलर सर्किट के लिए। तो जैसे अगर ये सर्किट है, इस सर्किट का आप टोटल इम्पीडेंस निकालिए। टोटल इम्पीडेंस निकालने के बाद इमेजिनरी पार्ट को बराबर कर दीजिए ज़ीरो के, तो जो कंडीशन आएगी वो रेजोनेंस की कंडीशन होगी। मतलब जो फ्रीक्वेंसी डेराइव करेंगे आप फॉर्मूला, वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा। इसी तरह से इस सर्किट के लिए भी सेम कंडीशन है। आप इसका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालिए, इमेजिनरी पार्ट को ज़ीरो के बराबर कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन यानी कि इस सर्किट के लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप निकाल पाएंगे। इसी तरह से इस सर्किट के लिए। तो जो पैरेलल सर्किट आप पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि जब आपसे कहा जाए कि ये एक पैरेलल सर्किट है, इसमें आप रेजोनेंस का एक्सप्रेशन, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकालिए, तो आपका काम क्या होगा, आप उस सर्किट का टोटल इम्पीडेंस निकालेंगे, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे, यानी कि प्योर मैथमेटिक्स है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को बराबर कर देंगे ज़ीरो को, ये लिखते हुए कि फॉर रेजोनेंस इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इम्पीडेंस मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। इसलिए आप इमेजिनरी पार्ट जो इम्पीडेंस का होगा उसको ज़ीरो के बराबर कर देंगे और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डेराइव कर देंगे। ठीक है, ये करना है आप लोगों को पैरेलल रेजोनेंस के केस में। अब जो प्रैक्टिकल सर्किट हम कंसीडर करेंगे पैरेलल रेजोनेंस को पढ़ने के लिए, वो सर्किट होगी अ कॉइल पैरेलल विद कैपेसिटर। ये सर्किट हम लोग कंसीडर करेंगे रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस को पढ़ने के लिए। तो कॉइल मतलब
रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इंडक्टेंस, ये हो गई कॉइल। इसके साथ पैरेलल में कैपेसिटर, जस्ट coil in parallel with the capacitor। कॉइल का इम्पीडेंस पैरेलल AC सर्किट, सपोज अप्लाइड वोल्टेज है कैपिटल V एट फ्रीक्वेंसी f हर्ट्ज। कॉइल का इम्पीडेंस हो गया R प्लस JXL, और प्योरली कैपेसिटिव ब्रांच है पैरेलल में, यानी सिर्फ कैपेसिटर है माइनस JX। सर्किट करंट कैपिटल I दो पार्ट में डिवाइड होगी, ब्रांच में करंट जाएगा और कैपेसिटिव ब्रांच में। यहाँ पर हमें रेजोनेंस की कंडीशन निकालनी है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना है इस पैरेलल सर्किट के केस में। तो जैसा मैंने बताया, आप क्या करेंगे, आप टोटल इम्पीडेंस निकालेंगे। अब पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था एडमिटेंस के बारे में, अगर आप लोगों को याद हो तो। और एडमिटेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि जब हम पैरेलल सर्किट के बारे में डिस्कशन करते हैं तो एडमिटेंस अगर हम लेके चलते हैं तो सॉल्व करना थोड़ा आसान होता है। तो जैसे कॉइल, ये क्या है, कॉइल है, दिस इज व्हाट कॉइल। तो हम अगर कॉइल का इम्पीडेंस लिखें तो इम्पीडेंस क्या है, R प्लस JXL। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करें, इसका एडमिटेंस लिखें तो एडमिटेंस क्या हो जाएगा, R अपॉन R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर माइनस JXL अपॉन R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये कॉइल का एडमिटेंस होगा। सिमिलरली कैपेसिटिव ब्रांच का जो इम्पीडेंस है वो है माइनस JXC। इसका अगर हम एडमिटेंस लिखें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस JXC। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें और J से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो J अपॉन XC हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि हमने कॉइल ब्रांच के इम्पीडेंस को एडमिटेंस में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से इस वाले ब्रांच को जो नीचे है प्योरली कैपेसिटिव ब्रांच, इसके इम्पीडेंस को भी एडमिटेंस में कन्वर्ट कर दिया। अब जो लोग पिछले क्लासेस में नहीं रहे होंगे तो उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कहाँ से हमने कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए, एडमिटेंस इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन इम्पीडेंस, दैट मीन्स 1 अपॉन R प्लस JXL। अब इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, तो मैथमेटिक्स ये कहती है कि आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। वही मैंने यहाँ किया हुआ, ठीक है। इसको करेंगे आप, सिंप्लीफाई करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी जो यहाँ इक्वेशन में लिखी है। रिया सिंह, समझ पा रही हो क्या हो रहा है यहाँ पे? लास्ट क्लास में थी ना तुम? यस सर थे। तो इस तरह से हमने एडमिटेंस निकाल लिया। एडमिटेंस इसलिए निकाला हमने, हम इम्पिडेंस को लेकर भी टोटल इम्पिडेंस इस सर्किट पे निकाल सकते थे, लेकिन चक्कर क्या था कि उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा हमारा बढ़ जाता।
तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि पैरेलल सर्किट में अगर पॉसिबल है तो हम इम्पीडेंस को एडमिटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऐसा करने से क्या होगा कि जो टोटल एडमिटेंस है सर्किट का, टोटल एडमिटेंस इज इक्वल टू हो जाएगा वाई एल प्लस वाई सी। तो हम इसको ऐड करेंगे तो होगा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर माइनस जे एक्सएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर प्लस जे अपॉन एक्स सी। ठीक है, अब इसमें हम रियल पार्ट को एक साथ कर लें, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और जे इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर लें तो कॉमन ले लें जे को, तो 1 अपॉन एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो ये हो गया टोटल एडमिटेंस, टोटल एडमिटेंस। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे दैट फॉर अ सर्किट टू बी एट रेजोनेंस, imaginary part of the imaginary part of the admittance must be 0। तो जो इमेजिनरी पार्ट है रेजोनेंस के केस में 1 अपॉन एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर दैट मस्ट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें कंसीडरेशन में लाना है वो ये है, रेजोनेंस के केस में फॉर रेजोनेंस पुट xc is equal to xc naught and xl is equal to xl naught। तो अब इस इक्वेशन को आप फिर से लिखेंगे तो 1 अपॉन एक्स सी नॉट, और दूसरे वाले टर्म को राइट हैंड साइड ले आइए तो एक्सएल नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल नॉट स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करिए तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी नॉट इंटू एक्स सी नॉट इंटू एक्सएल नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी नॉट की वैल्यू आप लिखिए तो 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी, एक्सएल नॉट की वैल्यू ओमेगा नॉट एल, ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट कैंसिल हो गया। यहाँ पर एक्सएल नॉट स्क्वायर को आप रखिए लेफ्ट हैंड साइड में और आर स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले आइए तो एल अपॉन सी माइनस आर स्क्वायर। एक्सएल नॉट की वैल्यू आप रखिए तो ओमेगा नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाई सी माइनस आर स्क्वायर। नेक्स्ट एल स्क्वायर जो यहाँ लिखा हुआ है इसको आप लेंगे राइट हैंड साइड में
तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। इस वाले टर्म में नीचे एल स्क्वायर आएगा तो ऊपर एल है, नीचे से स्क्वायर हट जाएगा तो 1/LC होगा। सेकेंड वाले टर्म में जाएगा एल स्क्वायर तो R²/L² हो जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा नॉट की वैल्यू आ गई √1/LC माइनस R²/L²। ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट कीजिए तो 2πf0 इज इक्वल टू 1/LC माइनस R²/L²। सो यहाँ से f0 की वैल्यू आप निकाल पाएंगे 1/2π√1/LC माइनस R²/L²। तो ये हो गई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन, एक्सप्रेशन ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जो सर्किट हमने कंसीडर किया अ कॉइल इन पैरेलल विद अ कैपेसिटर, उस सर्किट के लिए ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा। और आपके एग्जामिनेशन में जब तक आपसे कहा ना जाए तब तक आप यही सर्किट मान के चलेंगे कि आपके लिए पैरेलल रेजोनेंस सर्किट कॉइल इन पैरेलल विद अ कैपेसिटर है। आपसे अगर ये प्रूफ करने के लिए भी आएगा ये वाला फॉर्मूला, तो भी आप इसी सर्किट को कंसीडर करके करेंगे, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का प्रूफ आता है तो वो पैरेलल के लिए ज़्यादा आता है, सीरीज़ में कुछ है ही नहीं प्रूफ करने के लिए, तो उसमें पूछेगा क्या। तो यहाँ तक फ़िलहाल इस क्लास में रखते हैं टॉपिक को। नेक्स्ट क्लास में इसी फ्रीक्वेंसी को प्रूफ करने के और भी तरीके हैं, उस तरीके